नमस्कार। आज हम जो हमारे शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियों में कल हमने जो शिक्षक आधारित जो शिक्षक केंद्रित जो विधियां थी उनको हमने जिक्र किया था। आज जो है हम मिश्रित पद्धति जो है शिक्षण की उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहला है हमारा समूह चर्चा। समूह चर्चा से कहने का मतलब है हमारे पास एक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मतलब है 5 तो कुछ बच्चों का, ऐसे शिक्षार्थियों का, या फिर हो सकता है उसमें कुछ टीचर भी इंक्लूड हो जाए। उनका एक क्या होता है, एक ग्रुप होता है। ग्रुप में उनको बैठा दिया जाता है। सपोज कीजिए 1 2 3 4 6 7 8 ये कुछ मेंबर्स हो गए, और मेंबर्स के बीच में एक टॉपिक दे दिया। सपोज कीजिए पॉल्यूशन। पॉल्यूशन पॉल्यूशन के बीच में अब ये क्या करेंगे, ये बच्चे या जो टीचर होंगे उनके वो किस टॉपिक पे वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करेंगे हमारे पॉल्यूशन टॉपिक के बारे में। या कोई टॉपिक कोई भी हो सकता है, जैसा आर्मी में या नेवी में या इस टाइप की जो एयरफोर्स वगैरह में एक एसएसबी एग्जाम होता है, उसमें क्या होता है ग्रुप डिस्कशन या कुछ इमेज दे दी है, उस पर कुछ टॉपिक पे लिखना होता है। इस तरह से जो ग्रुप डिस्कशन होता है, जैसे यूपीएससी सर्विसेज में भी कुछ शायद कुछ ऐसा होता है जिसमें ग्रुप डिस्कशन का एक पॉइंट होता है। मतलब जितनी भी हमारी पब्लिक सर्विसेज जो भी हैं, जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनमें क्या होता है ग्रुप डिस्कशन का एक होता है, जिसमें क्या जो मेन मुद्दा होता है या मेन जो टारगेट होता है, बस ये आकलन करना होता है कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है, उसकी वैचारिक क्षमता क्या है, वो कितना उसको रिसर्च कर पाता है, कितना विश्लेषण करके उनको जो डाटा है उसको निकाल पाता है। तो इसमें एक टॉपिक होता है, टॉपिक में अपने अपने विचार देते हैं, और विचारों के माध्यम से ही एक कोई सॉल्यूशन या फिर कोई हमारे जो संश्लेषित या फिर एक कह सकते हैं कि उनकी एक वैचारिकता को, या फिर उनकी जो हमारी शिक्षार्थियों की या शिक्षक की या ग्रुप लीडर की क्या है, उन सभी लोगों की एक वैचारिकता को या फिर उनकी विश्लेषणात्मक जो सोच है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना होता है। इसकी कुछ विशेषताएं हो सकती हैं, कुछ कमियां हो सकती हैं। विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, 5-7 मेंबर्स होते हैं, 5-7 सदस्य होते हैं। दूसरा क्या है, इसमें एक विषय होता है, विषय पर चर्चा होती है। और जो विश्लेषण होता है, जो परिणाम होता है, वो आत्मीय ही होता है। मतलब कोई बाहर से कोई मेंबर नहीं होता, बस विचारों को देखा जाता है, उनको उनकी वैचारिकता, उनकी सोच का स्तर देखा जाता है। तो क्या क्या परखा जाता है, वैचारिक स्तर को। जब वैचारिक स्तर को देखा जाएगा तो ये किस प्रकार की विधि होगी, ये होगी हमारी मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि या मनोवैज्ञानिक गतिविधि। ठीक है, आगे अगर हम इसकी कुछ कमियों के बारे में डिस्कस करें तो कह सकते हैं कि ये सभी विषयों पर लागू नहीं होता। सभी विषयों पर लागू नहीं। दूसरा क्या है, ये एक सैद्धांतिक चीज की जगह क्या है, हमारा व्यवहारिक चीजों पे परिणाम देता है। तो ये क्या होते हैं इसके व्यवहारिक परिणाम। तीसरा क्या होता है, इसका जो हमारा ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन का जो एक मेन मोटिव क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन वहां पे कामयाब ज्यादा होता है जहां पर हमारे पास कुछ हमने कुछ पूर्व तैयारियां कर रखी हों, या लगभग सभी सदस्य जितने भी हैं उन सभी सदस्यों को उस पॉइंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो। तो पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक चीज और हमारे सामने निकल के आती है, अगर हमारे पूर्व ज्ञान नहीं है, सभी सदस्यों को अगर समान रूप से पूर्व ज्ञान नहीं है, या वैचारिक रूप से कुछ अक्षम है, या जैसे हम कह सकते हैं कि सिद्धांत व्यवहारिक भिन्नता का जो सिद्धांत होता है वहां पर चीजें कुछ लागू नहीं होती है, किसी की रिस्पॉन्ड करने की जो
टाइमिंग है वो तुरंत नहीं हो सकती, कोई डिले, कोई देर से रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो चीज़ अभी इसमें मैटर करती है। तो इसमें क्या होता है, एक सत्ता स्थापित होने की, एक व्यक्तिगत सत्ता स्थापित होने की चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे जो ग्रुप डिस्कशन है इसके बारे में निकल के आती हैं। अगला हम करेंगे गोष्ठी। गोष्ठी को हम क्या कहते हैं, सेमिनार कहते हैं। सेमिनार में क्या होता है, सेमिनार में जैसे अब हम सेमिनार में हम देखते हैं एक ग्रुप होता है या 2 या 3 स्टूडेंट होते हैं और वो किसी एक टॉपिक पर अपना कुछ रिसर्च करके, विश्लेषण करके, संश्लेषण करके कुछ एक डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा को कलेक्ट करके एक प्रॉपर एक पेपर पे रेडी करते हैं, फिर एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक पीपीटी कह सकते हैं जिसको, या स्लाइड कह सकते हैं। स्लाइड तैयार करने के बाद एक उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं और प्रेजेंटेशन देने के साथ साथ में उसको व्याख्या करते हैं। व्याख्या जैसे कह सकते हैं, इसके कुछ स्तर हो सकते हैं, पेपर तैयार करना, पेपर प्रस्तुतिकरण, और जो तीसरा है व्याख्या करना। उदाहरण के तौर पर अगर शिक्षण के बारे में ही देखें, या फिर उदाहरण के तौर पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में देखें, उदाहरण के तौर पर देखें हम कि भूकंप के बारे में देखें। भूकंप के बारे में क्या है, एक रिसर्च हमने करी, रिसर्च को हमने एक प्रॉपर एक जो हमने रिटर्न फॉर्मेट में एक फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट को एक पेपर वाइज स्लाइड बनाई। स्लाइड्स को हम चेंज करते जाएंगे, चेंज करने के बाद हम जैसे जैसे स्लाइड चेंज होंगे हर एक स्लाइड का हम क्या है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर जाएंगे, उसको एक व्याख्या करते जाएंगे और अपनी जो हमने जानकारी कलेक्ट की है उसको विस्तार से बताते जाएंगे। तो यही क्या है, हमारी पैनल जो संगोष्ठी होती है, सेमिनार होता है। इसकी जो कमियां हैं, कमियों के बारे में अगर हम बात करें, ये क्या है, जब हम रिसर्च करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ आर्थिक जो चीजें हैं उनको, जो हमें धन की आवश्यकता हो सकती है, या उसके लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने आती है। तो पहला है आर्थिक समस्याएं, दूसरा है हमारा जो समय है, समय की खपत बहुत अधिक होती है। तीसरी चीज हम कह सकते हैं कि जो हमारा संगोष्ठी होती है इसमें पूर्व ज्ञान के साथ साथ विश्लेषित ज्ञान की आवश्यकता होती है। और क्या हो सकता है सेमिनार के अंदर, सेमिनार जो हमारी संगोष्ठी होती है सेमिनार के अंदर और बहुत सारी चीजें, जैसे कि कह सकते हैं स्पेसिफिक टॉपिक होता है, उसमें ये सभी चीजों पर सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने के बजाय एक व्यवहारिक ज्ञान ही प्रदान करता है। व्यवहारिक बिंदु रखता है। क्या है, ये हमारे व्यवहारिक बिंदु रखता है। आगे हमारा पैनल चर्चा। पैनल चर्चा क्या है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पैनल चर्चा से मतलब है एक ग्रुप होता है जिसमें कुछ टीचर्स या कुछ ऑब्जर्वर जो होते हैं, ऑब्जर्वर्स का एक ग्रुप होता है 5 से 8 मेंबर्स का। 5 से 8 मेंबर्स के सामने एक जो शिक्षार्थी है जो अपना रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को, वो सामने आके बैठता है। उसको एज ए इंटरव्यू, जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू आप लोगों ने देखे होंगे, या फिर इंटरव्यू पैनल जैसे बैठता है, तो पैनल बैठता है 5 से 8 लोगों का। वहाँ पे जो व्यक्तिगत उसके व्यक्ति सामने होता है वो अपना नॉलेज को उनके सामने प्रदर्शित करता है, और किस तरह की नॉलेज को बताता है, वो उसके वैचारिक ज्ञान को या प्रासंगिक चीजें, जो प्रासंगिक विचारधारा है उसके बारे में जो पैनल चर्चा होती है उसके बारे में से संबंधित है। मतलब प्रासंगिक चर्चा होती है और वैचारिक ज्ञान उसमें आंका जाता है। तो इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए ये एक पैनल बैठा है,
पैनल पे यहाँ पे एक व्यक्ति आके बैठेगा, यहाँ पे ये अपने अपने नॉलेज के, अपने जो क्षेत्र है, जिस चीज़ के लिए वो पैनल बैठाया गया है, जिस इंक्वायरी के लिए बैठाया गया है, व्यक्ति से सवाल जवाब करेगा। सवाल जवाब करने के बाद क्या है, उसके वैचारिक और प्रासंगिकता को जानेगा। तो इसमें क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। पहली विशेषता क्या है, 5 से 8 सदस्य होते हैं। दूसरा क्या है, इसकी जो क्या है वैचारिक या प्रासंगिक ज्ञान परीक्षण। तीसरी क्या चीज होगी, जो पैनल में होगा, पैनल में जो व्यक्ति होगा, पैनल में जो व्यक्ति होंगे तो उन्हें भी उस संबंधित क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और साथ साथ में क्या है, पैनल के में जो व्यक्ति होगा, वो जो व्यक्ति होगा, जो ऑब्जर्वर होगा, जो टीम मेंबर होंगे पैनल के, उनको भी पूर्व ज्ञान साथ साथ में उसमें दक्षता होनी चाहिए। तो पैनल के सदस्य को क्या होनी चाहिए, सदस्यों को ज्ञान की दक्षता होनी चाहिए। चौथा क्या है, जब एक व्यक्ति के परीक्षण के लिए 5 से 8 मेंबर जब सदस्य होंगे, या तो उनका क्या होगा, कोई ऐसा तो नहीं है कि एक निम्न स्तर या साधारण स्तर के वैचारिकता के लिए वो होंगे। तो उसमें क्या है, एक स्टैंडर्ड, एक बहुत उच्च स्तर की क्या होगी, वो परीक्षण होगा। तो इसमें क्या है, उच्च मानसिक स्तर। चर्चा होगी, ठीक है। ये जो पैनल चर्चा है, पैनल की चर्चा की ये कुछ विशेषता हो सकती हैं। आगे हम इसकी कमियों के बारे में बात करेंगे। कमियों में अगर हम बात करें, अगर पैनल की बजाय एक रिटर्न एग्जाम देना है, कोई रिटर्न एग्जाम कोई प्रेफरेंस दे दी जाए, तो उसमें क्या होगा, सेम कार्य हो सकता है, लेकिन वहां पे जो 8 लोगों की जो आर्थिक जो आवश्यकताएं होंगी, या फिर जो उनके लिए खर्चा होगा, वो उसको हम कम कर सकते हैं। तो कमियां क्या है, अधिक आर्थिक व्यय। दूसरी कमी क्या हो सकती है, एक व्यक्ति पर अधिक समय खर्च करना, मींस समय की अधिक खपत होना। तीसरी कमी क्या हो सकती है पैनल में, जो व्यक्ति होगा, हो सकता है वो सिद्धांतिक ज्ञान में, पढ़ने में, या लिखने में, या क्वेश्चन पेपर या एक रिटर्न एग्जाम देने में ज़्यादा खुद को कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस करता हो, और जो पैनल में चर्चा करते हैं हो सकता है उसको कुछ मतलब अनकंफर्टेबल हो, उसको असहज महसूस हो। तो क्या है, इसमें एक कमी और क्या हो सकती है, असहजता। ठीक है, मेन ये कमियां हो सकती हैं जो हम पैनल चर्चा के बारे में बात की है। आगे हम बात करेंगे मस्तिष्क जनावती। मस्तिष्क जनावती का मतलब है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है एक भारतेंदु काल में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में, उन्होंने जो कविताओं के रचनात्मक या क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, भारतेंदु मंडल था जिसमें बालकृष्ण भट्ट थे और लाला श्रीनिवास दास थे, कुछ ऐसे प्रताप नारायण मिश्र थे इत्यादि, कुछ कवियों का एक समूह था जिसमें क्या करते थे, वो एक समस्या पूर्ति की एक टॉप पॉइंट रखते थे। समस्या पूर्ति क्या होती है, समस्या पूर्ति की मतलब होती है एक शब्द दे दिया जाता है, एक अंतिम शब्द होता है, शब्द के आधार पर कविता का निर्माण करना होता है, कविता रचना होती है, काव्य रचना होती है। जैसे अंताक्षरी होती है, इस तरह से कुछ वर्ड दे दिया जाता है, वर्ड के ऊपर हमें कुछ काव्य रचना करनी होती है। तो उसी तरह से क्या है हमारा
मस्तिष्क जगह होती है। इसमें क्या है, एक टॉपिक दे दिया जाता है, एक पॉइंट, एक विषय दे दिया जाता है। विषय पर क्या होता है, ग्रुप में, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं। एक विषय दे दिया जाता है और विषय मान लीजिए प्रदूषण का हो गया, प्रदूषण व बचाव। तो एक बच्चे ने इसके प्रकार बता दिए, जल, वायु, मृदा, ध्वनि, ध्वनि प्रदूषण, इस तरह से हो गया। इस तरह दूसरे बच्चे ने क्या कर दिया, इसके प्रभाव बता दिए। तीसरे बच्चे ने इसके कारक बता दिए। चौथे बच्चे ने इसके प्रभाव, प्रभाव में एक बच्चे ने प्रभाव बताए, एक दूसरे ने एक प्रभाव और बता दिए, एक दो और, मतलब इससे इसका प्रभाव हो सकता है, इसने जल या वायु को बता हो, इसने मृदा और ध्वनि का बता दिया, इसने और अन्य कारक स्रोत जो हैं, इसने बीमारियों के बारे में बता दिया, इसने क्या है, बचाव की विधियां बता दी। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जो बहुत सारे विचार होते हैं, जिनको ऑब्जर्व किया जाता है टीचर के द्वारा। टीचर जब ऑब्जर्व करता है, टीचर ऑब्जर्व करने के बाद क्या क्या देखता है, एक समस्या होती है हमारे सामने, समस्या को पूर्ति को बचाव करने के लिए, समस्या समाधान के लिए बच्चों के सामने एक समस्या रखी और उससे उनके अलग अलग विचार, जरूरी नहीं है एक ही व्यक्ति हर चीजों को एक बार में सोच सके। हो सकता है वो जैसे पैनल बैठाते हैं, पैनल की तरह ही जैसे जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके, वो किस तरह से समस्याओं का समाधान रखते हैं, लोग बहुत सारे लोगों को समस्या बता देते हैं। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति को हर कोई चीज पता हो, कुछ व्यक्तियों को कुछ नॉलेज होती है और सभी का मिश्रण करके उनके बौद्धिकता के स्तर के हिसाब से सोचकर व्यक्ति क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, एक समाधान सामने निकाल के लाते हैं, इस चीज का ये समाधान हो सकता है, इस चीज का ये समाधान हो सकता है। तो कह सकते हैं इसको डायग्नोज एंड प्रिस्क्रिप्टिव, मीन्स निदान और उपचार। निदान और उपचार मीन्स हमारे सामने एक समस्या होती है, हम सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, उसका उपचार ढूंढते हैं, और उपचार ढूंढने के क्या हमें क्या मिलता है, उस चीज का, समस्या का जो होता है समाधान मिल जाता है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, विशेषताएं क्या हो सकती है, ये क्या होता है हमारे विश्लेषण, संश्लेषण, वैचारिकता को बढ़ाता है, वैचारिकता को में वृद्धि करता है। दूसरा क्या होता है, हमारी सृजनात्मक शक्ति, जो हमारी समस्याओं को समाधान करने की जो शक्ति है, क्रिएटिविटी होती है, नए नए उपचार ढूंढना, नई नई तकनीक निकालना, जैसे पराली के उसके लिए अब बिजली बनाना, या फिर उससे बायोगैस बनाना, या गोबर से बायोगैस बनाना, ये क्या है, नई नई तकनीक है। उसको ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, नए नए ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, उसको उर्वरक के रूप में, गैस के ईंधन के रूप में, बहुत सारी चीजों के रूप में कन्वर्ट कर देना, क्या है, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, इस तरह की कुछ ट्रीटमेंट जो हमारे सामने निकल के आते हैं, वो इसी का होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मेथड का एक परिणाम होता है हमारे पास। तो इसमें क्या होती है, क्रियाशीलता या सृजनात्मकता वृद्धि। सृजनात्मक, सृजनात्मक वृद्धि होती है। तीसरा क्या चीज है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या होता है, हमारा जो बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक विकास मीन्स प्रतिष्ठा स्थापना, हमारी प्रतिष्ठा,
एक सम्मान की, जितना जो 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 व्यक्ति जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा, जितना ज़्यादा सृजनात्मक होगा, उसको क्या मिलेगी, उतनी ज़्यादा इज्जत मिलेगी, उतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, उतने ही वो सामाजिक हित में, समाज के लिए कार्य कर सकता है। ठीक है, आगे अगर हम इसकी कुछ कमियों के बारे में बात करें तो कमियों के बारे में आगे अभी हम देखते हैं। कमियां क्या क्या हो सकती हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में? ये क्या है, एक सामान्य व्यक्ति की बजाय एक वैचारिक उच्च, जो हमारी जो वैचारिक चेतन व्यक्ति है, चेतना युक्त व्यक्ति है, उसके लिए अधिक उपयोगी है। तो साधारण की बजाय उच्च वैचारिकता। दूसरा क्या है, उन समस्याएं जो समाधान हम निकाल के लाते हैं, समाधानों को व्यवहारिक जीवन में लाने की समस्या। इस व्यवहारिक रूप प्रदान करने की समस्या। व्यवहारिक रूप लाने की समस्या होगी तो उसके लिए उसके क्या कारण हो सकते हैं? जैसे अचानक से कोई चीज हुई, उसको पेटेंट ही नहीं कराएगा। पेटेंट करने का मतलब है कुछ पहले प्रयोग करना, उन कारणों को, उसके कुप्रभावों को देखना, उस प्रभाव के हिसाब से ही उनको व्यवहारिक जीवन में लाया जा सकता है। तो क्या है, क्षणिक उत्पाद होता है। क्षणिक उत्पाद या समाधान प्राप्त होने की क्या हो सकती है, संभावना। ठीक है, ये इसकी कुछ क्या हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं किसकी, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड की भी। जो मस्तिष्क जनावती जो मेथड है, तरीका है हमारा, उसकी। तो हमने यहाँ पे पैनल चर्चा कर लिया, संगोष्ठी कर ली। पैनल चर्चा में ग्रुप डिस्कशन, संगोष्ठी में सेमिनार, पैनल चर्चा में पैनल डिस्कशन, मस्तिष्क जनावती में ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब एक जो हलचल पैदा करके जो हमारे पास जो परिणाम देते हैं वो। आगे है हमारे प्रयोजना मीन्स प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जो होता है, प्रोजेक्ट मेथड कहाँ पे काम होता है, जो हमारी कलात्मक की बजाय जो इंजीनियरिंग जो स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट्स में हमें एक मॉडल बनाना होता है, या कुछ किसी चीज़ की स्ट्रेंथ चेक करनी होती है। जैसे अगर हम कंक्रीट की बात करें, कंक्रीट के लिए पहले उसको जमा फिक्स करना, फिर उसके बाद उसको 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 28 दिन बाद उसकी स्ट्रेंथ चेक करना, या उसकी तरह तरह के उस पर टेस्ट करना, वो क्या है, एक प्रोजेक्ट होता है। जिसमें अलग अलग स्तर पर जाकर जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, डेटा कलेक्ट करके जो हमने रिजल्ट लिए हैं, रिजल्ट को वेरीफाई करना, एक तरह से कह सकते हैं परिणामों को वेरीफाई करना, क्या है, एक प्रोजेक्ट मेथड होता है। तो इसमें क्या होता है, 2-3 सदस्य होते हैं, और दूसरा क्या होता है, इसमें परिणामों का निरीक्षण। परिणामों का निरीक्षण होता है। तीसरी चीज क्या होती है, नई चीजों की सृजन। नई चीजों का सृजन होता है, मीन्स नई चीजें हमारे उत्पाद के रूप में, नई चीजें सामने निकल के आती हैं। चौथा क्या हो सकता है, नमूने प्राप्त करना, नमूने तैयार करना, नमूने या चार्ट या मॉडल जिसको बोलते हैं, नमूने को नमूने
आगे क्या है, कार्यान्वयन विधि को बढ़ावा देना। कार्यान्वयन विधि से मतलब है हमको एक कार्य दिया गया है, एक फिक्स टाइम में, एक महीने में हमें पूरा करना है, और उसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जैसे रोड्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, तो उसमें क्या होता है, सरकार एक टाइम पीरियड देती है, एक इंटरवल, एक हमारे पास एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के 30% टाइम में हमें 30% टाइम जो वर्क है वो कंप्लीट करके देना, फिर अगले 30 दिन में अगला लगभग 10% कार्य करना, फिर अगले 30 दिन में 20% कार्य करना। इस तरह से क्या है, एक प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट में कुछ परसेंटेज होती है और पेमेंट उसी हिसाब से होती है। और इसी तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, हमारा जो कार्य होता है, पूरा एक टास्क में बांट के, छोटे छोटे टास्क में बांट के उसको इवेंट में चेंज करते हैं। इवेंट के बाद हमारा क्या होता है, पूरा टास्क कंप्लीट हो जाता है। परियोजना में परियोजना विधि क्या है, इसकी जो कमियां कह सकते हैं, तो कह सकते हैं ये अधिक खर्चीला होता है, हो सकता है। अधिक खर्चीला मीन्स इसकी जो लागत आय है, उसमें लागत जो अगर कॉलेज लेवल पे देखें, स्टूडेंट लेवल पे देखें, तो उसमें लागत बहुत ज़्यादा होती है उनको प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में। उसके लिए एक्चुअल चीज़ें हमें कुछ कलेक्ट करनी होती हैं, रिसोर्सेज को देखना होता है, फील्ड में जाके नॉलेज लेनी होती है, जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो ये क्या होता है, अधिक खर्चीला हो सकता है। जब फील्ड में जाके जानकारियां प्राप्त करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करेगा, और जो हमारे मॉडल तैयार होंगे उसमें हमारी पढ़ाई से ज़्यादा क्या होगा, समय ज़्यादा खर्च होगा, तो समय की अधिक खपत। तीसरी चीज है जो परियोजना प्रोजेक्ट मेथड है, उसमें क्या है, जो कम क्रिएटिव स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, नकल का अनुसरण करते हैं। मीन्स नकल या अनुकरण करने की संभावना। तो क्या होता है, काम कोई एक बंदा कर रहा होता है टीम में से, बाकी लोग जो होते हैं, बाकी मेंबर जो होते हैं उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, या फिर उसी की चीजों को एज इट इज बता देते हैं। उनकी खुद की कोई क्रिएटिविटी नहीं बन पाती, वो खुद से सृजनात्मक नहीं बन पाते हैं। आगे है हमारा अनुशिक्षण विधि। अनुशिक्षण मीन्स कह सकते हैं जो ट्यूटोरियल होता है, अनुशिक्षण। अनुशिक्षण क्या होता है, हमारा ट्यूटोरियल। ठीक है, हमारा ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल क्या होता है, अनुशिक्षण क्या होता है, ये क्या होता है, अनु प्लस शिक्षण। मीन्स अनु का मतलब होता है अनुगमन करना, अनुगमन करके सीखना। शिक्षण मीन्स शिक्षा प्रदान करना। अनुगमन से मतलब है जो पहले शिक्षक क्या करता है, एक जैसे शॉर्ट वीडियो उसने दिखा दी, शॉर्ट वीडियो के बाद बच्चे को क्या बोलता है, तुम्हें इसी पैटर्न पे काम करना है। इसके 3 तरीके इसमें 3 फील्ड हो सकते हैं इसमें, निरीक्षण द्वारा, सामूहिक अनुशिक्षण, सामूहिक निरीक्षण, ये है निरीक्षण अनुशिक्षण हो सकता है, सामूहिक अनुशिक्षण हो सकता है, प्रयोगात्मक अनुशिक्षण हो सकता है। अब बात करते हैं जो निरीक्षण अनुशिक्षण होता है उस पर। तो निरीक्षण का मतलब होता है इंस्पेक्शन करना, किसी चीज का ब्यौरा या किसी चीज की जानकारी प्राप्त करना, या उसका निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना। तो निरीक्षण कैसे करता है, कैसे उसको जो शिक्षक होता है कैसे उसको सिखाता है। सपोज कीजिए एक फील्ड है, यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं,
और ये बहुत सभी जानवर क्या हैं, ये घोड़े हैं। ये क्या है, घोड़े हैं। और इन घोड़ों में कुछ घोड़ों की क्या है, पूंछ नहीं है, पूंछ नहीं है। तो उनको टीम पूंछ नहीं है, पूंछ में क्या कह सकते हैं, कुछ बीमारी लगी हुई है। ठीक है, बीमारी के कुछ लक्षण बता दिए जाते हैं, या उनको एक वीडियो दिखा दी जाती है, एक ट्यूटोरियल दिया जाता है, एक डेमो दिया जाता है। डेमो के आधार पर एक ट्यूटोरियल भी उसी को निरीक्षण कर, उसी को आधार मानकर क्या करते हैं, स्टूडेंट को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। इस पूरे फील्ड में बता दिया जाता है कि 100 जानवर हैं, 100 जानवरों की पूंछ में कुछ समस्याएं हैं और उनके ये लक्षण हैं, जिनको ये समस्याएं हैं उनका डेटा कलेक्ट करो या उनको अलग कर दो। तो यहाँ पे बच्चे इस तरह से यहाँ से फॉरवर्ड होते हैं, इनको इंस्पेक्ट करते हैं, इनको जांच करते हैं, 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 और उसके बाद क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, रिजल्ट होता है। जरूरी नहीं है किसी घोड़े या किसी उसमें हो, ये नॉर्मल जैसे सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद अगर पीलिया के रोगी या खसरे के रोगी निकालने हो, या नॉर्मली हम जैसे डॉक्टरों को देखते हैं कि जनसंख्या का सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो उसमें पूछते हैं कि रोजगार कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं, और खुद का वर्किंग कितना है, खुद का व्यवसाय कितना है, घर पर कितने हैं। तो इस तरह से उनके कुछ लक्षण दे दिए जाते हैं। अगर मान लो सभी जानकारी के बजाय कुछ बेरोजगारों का डेटा अगर सरकार कलेक्ट करे, तो वो एक निरीक्षण करते हैं पूरे क्षेत्र का। निरीक्षण करने के बाद एक परिणाम होता है कि लगभग 100 लोगों की कुल जनसंख्या थी, जिसमें से 30 या 20 लोग क्या हैं, वो बेरोजगार हैं। तो वो क्या है, हमारा निरीक्षण है। आगे इसमें क्या है, सामूहिक अनुशिक्षण। सामूहिक अनुशिक्षण से मतलब है ग्रुप अनुशिक्षण या समूह अनुशिक्षण। समूह अनुशिक्षण से मतलब है एक टीम बनाई गई, एक टीम के कुछ सदस्यों को लोगों के बीमारियों के बारे में पता करना था। दूसरे एक समूह को बता दिया कि उन्हें उनके जो क्वालिटी, उनके रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। तीसरा एक ग्रुप बना दिया जिसको पता करना था कि उनका जो त्योहार है, त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं। कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है जिनमें भिन्न भिन्न तरीके, भिन्न भिन्न कल्चर या संस्कृति या जो रूढ़ियां हैं उनके बारे में एक डेटा कलेक्ट करना है। जैसा हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का कार्य होता है, उसमें क्या होते हैं, कुछ कंपनी होती हैं, उनका 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का कुछ टर्नओवर दे दिया, फिर अगले टेबल पे दे दिया उनके लॉस कितने हैं, फिर उनकी बचत दे दी। इस तरह से क्या है, एक समूह अनुशिक्षण होता है, जिसमें एक पहले वीडियो, एक ट्यूटोरियल दिखा दिया जाता है, उसके बाद वो कार्य करते हैं। प्रयोगात्मक अनुशिक्षण से मतलब है एक्सपेरिमेंट, मींस प्रयोग पर आधारित। कोई सर्फ बनाने की फैक्ट्री है, साबुन बनाने की फैक्ट्री है। साबुन बनाने की फैक्ट्री में पहले उनको एक डेमो दिखा दिया जाएगा कि सपोज कि ये केमिकल 1, केमिकल 2, केमिकल 3, केमिकल 4 को 10% इसको, 40% इसको, 30% इसको, 20% इसको, तो इस अनुपात में मिलाना है। इस अनुपात में मिलाने के बाद फिर उनको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद फिर इसमें 5% की वृद्धि कर देनी है, इसमें 3% की, इसमें 2% की, और इसमें 5% की। इस तरह से क्या है, इसमें इसकी जो क्या है वृद्धि कर देनी है। एक ट्यूटोरियल में उनको दिखा दिया जाता है, उनको समझा दिया जाता है, फिर उनको फिर दोबारा से क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। फिर अगर कुछ कमी होती है तो इसमें मान लो 5 की जगह इसमें 3 कर दिया जाता है, इसको 3 की जगह 5 कर दिया जाता है, 2 को 3 कर दिया जाता है, और यहाँ इसको 4 कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से उसमें कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं। ये प्रयोग हम कर अलग अलग प्रयोग करके देखते हैं, और एक जो शिक्षक होता है वो उनको इंस्ट्रक्शन दे देता है कि इस तरह से आपको वो जो है एक्सपेरिमेंट कर करके देखने हैं बार बार, और रिजल्ट क्या क्या आता है, उन रिजल्ट को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो कुछ केमिकल से रिलेटेड, केमिकल फैक्ट्री है, साबुन बनाना है, और उसमें ये इंग्रेडिएंट रखने हैं, इस अनुपात में रखने हैं,
उसके बाद जो परिणाम होगा वो एक कह सकते हैं प्रयोगात्मक होगा, और क्या होगा, एक परिणाम लाने वाला होगा, और हमारी जो इच्छा है, वांछित जो चीजें हैं उसके अनुसार होगा। तो इसको कह सकते हैं हम प्रयोगात्मक अनुशिक्षण। आगे हमारा प्रकरण अध्ययन। प्रकरण मीन्स केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब है कह सकते हैं जैसे भूकंप आया। अब भूकंप का डेटा अगर हम देखें 1900 से लेके 2020 तक का, लगभग 120 सालों का, तो इसमें हम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं। एक डेटा होता है हमारा इसमें धरती में कंपन होने की वजह से, और दूसरा क्या होता है, प्लेट्स। प्लेट्स में हलचल, प्लेट्स में हलचल हो रही है। और क्या हो रहा है, सुनामी आने की संभावना है, समुद्री लहरें, लैंडस्लाइड, भूस्खलन। और कह सकते हैं कि इसमें भूकंप की वजह से क्या हो सकता है, आर्थिक क्षति, बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें हम डेटा अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें रिक्टर स्केल पे कुछ मैग्नीट्यूड इसका चेक कर सकते हैं। प्लेट्स में हलचल के लिए कोई हमारे पास पैमाना नहीं है। सुनामी की इसमें हाइट्स चेक कर सकते हैं। समुद्री लहरों का प्रभाव या डिस्टेंस या फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड देख सकते हैं। भूस्खलन की हम प्रभाव देख सकते हैं। आर्थिक क्षति को हम रुपयों में काउंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1900 से 1910, 1910 से 1920, 1920 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से कुछ वर्षों का एक डेटा कलेक्ट करेंगे। और हम देखेंगे कि यहाँ पे एक बार वो आया, भूकंप आया, भूकंप के बारे में उसने इतना धरती में इतना मैग्नीट्यूड का कंपन किया, या इतनी आर्थिक क्षति हमें हुई, और आर्थिक क्षति हुई, और इतनी सुनामी हुई, इतने हाइट की लहरें हुई, इतने प्लेट्स में हलचल हुई। इस तरह के जो हमारा डेटा होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एंटी मीन उसके विरोध में या उसके बचाव के लिए क्या करते हैं, उपाय करते हैं। बचाव के लिए उपाय करते हैं तो क्या करते हैं, उन चीजों को ध्यान रखते हैं। और जैसे भारत को कुछ 5-6 जो क्षेत्र हैं भूकंप जो सक्रिय क्षेत्र हैं, सक्रिय क्षेत्रों के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया और सेंसिटिविटी के हिसाब से उनको बांट दिया है। तो वो क्या है, एक केस स्टडी की किसी व्यक्ति ने कि इस साल में इतना मैग्नीट्यूड होगा, तो मतलब इतना मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड का इतना प्रभाव आ रहा है। इसी तरह से अगला उसने मैग्नीट्यूड किया। दूसरा इसमें क्षेत्रात्मकता हो सकता है। अगर हम बात करें क्षेत्रात्मक कि जहां अधिक आबादी वाले क्षेत्र में इतने मैग्नीट्यूड का भूकंप आ रहा है तो उससे इतनी क्षति हो रही है। अगर उसको कोई खाली जगह में अगर कोई भूकंप आ रहा है या तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो क्या है, ये क्या है, हमारी केस स्टडी है। केस स्टडी मीन्स एक स्पेसिफिक क्षेत्र में एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो किसी चीज के प्रभाव हैं या किसी चीज के जो फायदे हैं, नुकसान हैं, उन चीजों के बारे में समीक्षा करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या है, एक केस स्टडी है। प्रकरण ये वो जैसे अदालतों में जो फैसले होते हैं उनमें केस स्टडी करते हैं लोग, या फिर जो जजेस होते हैं वो भी केस स्टडी करते हैं कि इस कंडीशन में ऐसे कुछ फैसले हो सकते हैं। घरेलू मामलों में, कानूनी मामलों में, प्रशासनिक मामलों में, किसी भी मामलों में क्या हो, अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। तो उन कंडीशन को, उससे संबंधित कंडीशनों को जानने के लिए केस स्टडी की जाती है, ताकि भविष्य में कोई आगे निर्णय लेने से पहले उन चीजों में सुधार किया जा सके। आगे हमारा पात्र अभिनय, रोल प्लेइंग, और उससे आगे है हमारा प्रदर्शन विधि। रोल प्लेइंग मीन्स जैसे आपने नुक्कड़ नाटक सुना होगा, उसमें अगर यमराज और वो चित्रगुप्त की अगर वो बात करने लगे, या फिर
किसी व्यक्ति विशेष को प्रतीकात्मक रूप में देखने लगे। अगर यमराज के बारे में कहेगा हम हैं हम, यम है हम, इस तरह से कुछ भी कोई चीज कह सकता है, तो वो क्या एक मैसेज देता है किसकी तरफ, एक मृत्यु का एक क्या है वो इंडिकेशन है, एक मृत्यु की तरफ वो है कि आप सचेत रहें, चीजों से बचें। या फिर एक रोड के बारे में, एक रोड का एक पीछे वो मैप दे देंगे और नाटक बनाएंगे, नाटक करेंगे। नाटक में क्या कर रहा है व्यक्ति, यहाँ से यहाँ पे एक नाटक कर रहा है और ये यहाँ से भागता हुआ दिखाएंगे, यहाँ से गाड़ी आई और उसको ठोक दिया, वो यहाँ पे गिर गया, उसको खून निकल गए हैं और उसको क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल लेके उसको ट्रीटमेंट दिखाया। तो ये क्या है एक प्रोसेस है, प्रोसेस को दर्शाना, एक प्रोसेस को, एक प्रक्रिया को दर्शाते हैं। प्रक्रिया दर्शाने के बाद, प्रक्रिया दर्शाने का क्या पर्पस होता है, क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। जो दुर्घटनाएं हो सकती हैं या दुर्घटनाएं हुई हैं, या फिर कुछ चीजें कह सकते हैं कि जो संभावित जो चीजें हैं, समस्याएं हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कोई भी जो हमारी समस्याएं हैं उनको कैसे सुधारें, कैसे उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, उनके समाधान कैसे, उन समाधानों को एक वास्तविक रूप में एक जीवन में प्रयोग करके दिखाना, एक रोल प्ले करके दिखाना ही क्या है पात्र अभिनय कहलाता है। इसी एग्जाम्पल को अगर हम बात करें तो ये क्या संदेश देता है हमें, रोड पर ध्यान से चलें, दौड़े नहीं, भागे नहीं, और अगर कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाती है तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। इस तरह के हमारे संदेश उसमें क्या होते हैं, निहित होते हैं। आगे है प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। हम कोई भी गेम खेलते हैं, एग्जांपल के लिए जैसे सबवे सर्फ गेम है, वो ट्रेन के वो पटरी पे दौड़ता रहता है, वो फिर लेफ्ट राइट, लेफ्ट ऊपर जंप, नीचे से निकालना, इस तरह का कोई भी गेम हो सकता है। उसमें क्या करते हैं, जब हम गेम को स्टार्ट करते हैं, पहली बार जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ एरोज दिखाता है, लेफ्ट चल मुड़ना है, अब राइट मुड़िए, अब जंप कीजिए, अब नीचे जाइए। इस तरह से वो क्या करता है, एक इंडिकेशन दिखाता है। तो वो एक तरह से क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन है, एक प्रदर्शन करता है, एक एग्जीबिशन या कुछ इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट हमें करके दिखाता है। जैसे ट्यूटोरियल मेथड था, कुछ मिलता जुलता उसी की तरह है, लेकिन इसमें क्या है, एक बार दिखाता है, ये जीवन भर के लिए एक मैसेज हो सकता है कि हाँ हमें इस तरह से कुछ कार्य करना है, इस तरह से संभावित चीजें हो सकती हैं, तो उनको उनके बारे में सचेत करना, जीवन में आने में भावी जो समस्या है या कुछ समाधान हो सकते हैं जीवन से संबंधित, उनको दिखाने के लिए क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा है, यहाँ पे पानी है, पानी को ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है और ये रास्ते में ही यहाँ पे इस तरफ से पतला सा एक छोटा सा पगडंडी सी बनी हुई है। तो यहाँ से ये बच्चा क्या कर रहा है कि कूदने की कोशिश कर रहा है, तो ये यहाँ पे जंप किया और जंप करके यहाँ पे गिर गया, यहाँ पे गिर गया। और लेकिन जबकि इसके पास दूसरा क्या रास्ता हो सकता था, यहाँ पे ये रास्ता हो सकता था कि थोड़ा सा दूरी तय करे और इसी रास्ते पर वापस आ जाए। तो कई बार समय बचाने के लिए या समय की बचत करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो शॉर्टकट से बचने के लिए, एक छोटे रास्ते से बचने के लिए एक सुरक्षित रास्ता अपनाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो शॉर्टकट हो सकता है उसमें कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। हम एक छोटा सा एक नमूना या वीडियो या एक प्रकरण दिखाते हैं, प्रकरण दिखाने के बाद हमारे पास क्या होते हैं, भावी जो समस्याएं आने वाली हैं उनके बारे में एक सचेत करता है।